बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और वो हमारी बुक में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या डिस्कस किया है, मलेरिया। ठीक है कि हमारी बुक के अकॉर्डिंग किसी दौर के अंदर अगर हम जाएं तो उसमें एंशिएंट टाइम में, पुराने वक्तों में मलेरिया जो है एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। मलेरिया क्या था? एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये देखो लिखा हुआ है ना उसने, एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, कि हमारे पास एक बायोलॉजिकल मेथड है, उसके ज़रिए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, और वो प्रॉब्लम क्या होगा? मलेरिया। ठीक है, तो वो कहता है कि पुराने वक्तों में अगर हम देखें तो इंक्लूडिंग पाकिस्तान आल्सो, पाकिस्तान में अभी भी मलेरिया एग्जिस्ट करता है, अभी भी मलेरिया एग्जिस्ट ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी अब मेडिसिन अवेलेबल है, अब उसकी मेडिसिन अवेलेबल है, अब बंदा ठीक हो जाता है। ठीक है, इसी तरह बाकी जितने भी हमारे पास डिजीज़ हैं, ये नहीं होता कि वो डिज़ीज़ ही ख़त्म हो जाए, डिज़ीज़ है लेकिन अब उसका क्योर, उसकी ट्रीटमेंट, उसका इलाज मुमकिन है, उसका इलाज मुमकिन है। अगर हम मलेरिया की एग्ज़ाम्पल की स्टडी करें तो हम कहते हैं इन एंशिएंट टाइम अबाउट 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले की बात है। हमारी बुक ने 2000 लिखा है, मिस्टेकनली लिखा गया होगा। ठीक है, तो 200 ईयर्स अगो अगर हम जाएं, पीछे जाएं, तकरीबन 200 साल की बात करें, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो फिजिशियंस थे, फिजिशियन किसे कहते हैं? डॉक्टर्स, तबीब, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिशियन। वो फिजिस्ट होता है, वो क्या होता है? फिजिस्ट, जो फिज़िक्स की स्टडी करेगा। ये फिजिशियन, तबीब, डॉक्टर को हम कहते हैं। हम कहते हैं ना ये बहुत अच्छा फिजिशियन है, इसको दिखा लो, वो डॉक्टर होता है। तो ये जो डॉक्टर्स थे उस दौर के, दे वर वेल अवेयर, वो जानते थे कि मलेरिया क्या है। ठीक है, वो इस डिज़ीज़ को जानते थे, दे नो अबाउट द मलेरिया, वो मलेरिया के बारे में जानते थे। लेकिन जानते सिर्फ कितना थे? वो ये जानते थे सिर्फ कि इस मलेरिया में दे नो द डिज़ीज़ एज इट इज़ द डिज़ीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर। ये कैसी बीमारी थी? जिसमें बुखार होता था, और सॉरी सर्दी लगती थी, एंड फीवर, और बुखार होता था। कैसा बुखार होता था? फीवर कैसा होता था? रिकरिंग अटैक्स होते थे फीवर के। ठीक है, ये बात समझ आई? रिकरिंग अटैक्स का मतलब बार बार बुखार होता था। मतलब मलेरिया में ऐसा होता है कि बुखार बंदे को हो जाता है, फिर 2 घंटे बाद जब वो बुखार, उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, लो मतलब नॉर्मल हो जाता है, फिर दोबारा बुखार हो जाता है, फिर लो हो जाता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई समझ में? तो मलेरिया में एक तो जब बंदे को बुखार हो जाता है तो उसको सर्दी लगती है, चिल्स कहते हैं सर्दी की वजह से कांपना। चिल किसे कहते हैं? सर्दी की वजह से कांपना। ठीक है, और जो शिवरिंग है वो जस्ट सिंपल कांपना, वो किसी भी वजह से भी हो सकती है। शिवरिंग, वो बंदा खौफ से भी कांपने लग जाता है। ठीक है, उसको सर्दी की वजह से भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जब हम चिल्स की बात करेंगे तो ये सर्दी की वजह से कांपना। ठीक हो गया? तो हम कहते हैं कि वो फिजिशियंस जो मलेरिया को जानते थे, वो उसको, उस वक्त उन्होंने मलेरिया का नाम नहीं रखा था, वो इसको जानते थे कि ये एक ऐसी बीमारी है, उन्हें पता था ये बीमारी तो है, उन्हें पता था ये, लेकिन ये ऐसी बीमारी है विच इज़ द डिज़ीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर ऑफ रिकरिंग अटैक्स, कि ऐसी बीमारी है जिसमें हमें सर्दी लगती है और बुखार हो जाता है, और बार बार जो है वो बुखार के एपिसोड्स आते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो डिज़ीज़ है इसको हम मलेरिया का नाम देते हैं। इसको हम मलेरिया का नाम उन्होंने कैसे दिया? उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने क्या किया? ऑब्ज़र्व किया का मतलब उनका पहला ऑब्ज़र्वेशन है, ये याद रखना। उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो मलेरिया है वो कहाँ के लोगों को ज़्यादा अटैक करता है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास कौन से इलाके होंगे? स्टैग्नेंट वाटर या मार्शी प्लेसेस होंगी। क्या होंगी? मार्शी प्लेसेस। मार्शी प्लेसेस किसे कहते हैं? दलदली इलाके। और वहाँ पे कैसा वाटर? स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मीन वहाँ पे खड़ा हुआ गंदा पानी। ठीक है, उनका ये ख्याल था कि जो हमारे पास लो क्यों कह रहे हैं? लो मार्शी प्लेसेस हैं, निचले इलाके हैं जहाँ पे पानी खड़े होने के चांसेस ज़्यादा हैं, नीचे इलाके हैं वहाँ पे मार्शी प्लेसेस हैं, दलदली इलाके हैं, वहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर, पानी खड़ा रहता है और वो गंदा पानी होता है। दैट स्टैग्नेंट वाटर क्या कर देता है? पॉइजन कर देता है। किसको गंदा कर देता था? एयर को। किसको गंदा कर देता था? उस पानी की वजह से वहाँ की हवा गंदी हो जाती थी। ठीक है, और फिर जो लोग उस एयर को क्या करते थे? इनहेल करते थे, उन्हें क्या हो जाता था? मलेरिया। तो उनका ये कहना था कि
कि वो जो हवा है वो कैसी हो जाती है, गंदी हो जाती है। वो हवा कैसी हो जाती है, गंदी। उसको हम कह सकते हैं वो बैड एयर हो जाती है। क्या हो जाती है, बैड एयर। तो उन्होंने इसी से उसका मलेरिया का जो नाम रखा, तो उन्होंने कहा कि मलेरिया इज़ डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, माला मीन्स बैड, माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन एयर। ठीक है, माला एरिया, ये हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये मलेरिया बना दिया उन्होंने। ठीक है, तो मलेरिया मीन बैड एयर, मलेरिया मीन बैड एयर। ये उस वक़्त उन लोगों का ख्याल था। तो हम आगे चल के देखेंगे क्या ये इस हवा की वजह से मलेरिया होगा, क्या इस हवा की वजह से मलेरिया होगा? नहीं, इस हवा की वजह से मलेरिया नहीं होगा, वो हम आगे चल के देखेंगे। हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। 200 ईयर्स अगो जाएँ तो हमारे पास फिजिशियंस वेल अवेयर थे, उन्हें पता था मलेरिया, लेकिन आज पाकिस्तान में भी मलेरिया एग्जिस्ट करता है और बहुत से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मलेरिया अभी भी है। तो उस डिज़ीज़ को वो जानते थे, दिस इज़ द डिज़ीज़ ऑफ चिल एंड फीवर ऑफ रिकरिंग अटैक्स। फिर उन्होंने कहा कि ये कहाँ के लोगों को ज़्यादा होती है, लो मार्शी प्लेसेस पे, ऐसे लोग जहाँ पे उनके इलाकों में स्टेगनेंट वाटर, गंदा पानी खड़ा रहता है, तो वो पानी जो है वो क्या कर देते हैं, हवा को जहरीला कर देते हैं। पॉइजन किसे कहते हैं, जहरीला कर देना किसको, हवा को। अच्छा, तो हवा को क्या कर देते हैं, वो जहरीला कर देते हैं, और फिर जो लोग उस जहरीली हवा को इनहेल करते तो उन्हें क्या हो जाता था, मलेरिया हो जाता था। ठीक है, ये उनका एक कॉन्सेप्ट था, हकीकत नहीं थी। ये हम आगे चल के देखेंगे कि ये बात हकीकत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, फिर वो इसका इलाज कैसे करते थे? उस दौर में बहुत से लोग, हम पढ़ेंगे कि 1/3 मलेरियल पेशेंट थे, वो मर जाते थे ड्यू टू मलेरिया। ड्यू टू मलेरिया 1/3 मीन अगर 3 लोगों को मलेरिया हुआ तो 3 में से 2 बच जाते थे, 1 मर जाता था। कैसे हमारे पास जो है वो ट्रीटमेंट की डिस्कवरी हुई, ट्रीटमेंट की कहानी कैसे वहाँ से जो है वो चली। तो हम कहते हैं कि हमारे पास 17th सेंचुरी में, कब, 17th सेंचुरी में, अब कौन सी सेंचुरी चल रही है, क्या लिखते हैं हम, 2020, तो ये कौन सी सेंचुरी होगी, हैं, 20वीं नहीं होगी, अच्छा अगली होती है। तो बेटे 20 सदियाँ, सदी किसे कहते हैं, 100 साल को। मतलब हमारे पास 200 साल पूरे हो गए हैं। जो 2100 साल वाला 21वां मतलब 21वीं सदी है वो शुरू हुई है, लेकिन अभी उसके सिर्फ कितने साल हुए हैं, 20। जब ये 100 पूरे हो जाएंगे तो कितनी सदियां हो जाएंगी, 21 सदियां। ठीक है, तो इसका मतलब 20 सदियां पूरी हो चुकी हैं। अब कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। तो ये कब की बात है, 17th सेंचुरी की बात है। कब की बात है, इन 17th सेंचुरी व्हेन द न्यू वर्ल्ड अमेरिका वाज डिस्कवर्ड। क्या डिस्कवर हुआ, अमेरिका। इसको नई दुनिया कहते थे ना, क्योंकि ये समंदर पार थी। पहले लोगों को इसका इल्म ही नहीं होता था, यूरोपियन कंट्रीज़ वालों को। फिर वो कोलंबस ने बहरी सफ़र किया और उसने जो है ये नई दुनिया वगैरह दरियाफ़्त की। उसने कहा कि उधर भी लोग रहते हैं, वो समंदर पार एक जगह है। चलें, तो 17th सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो फिर वहाँ से तिजारत शुरू हुई। तो बहुत से क्या भेजे गए, मेडिसिनल प्लांट्स भेजे गए। क्या भेजे गए, मेडिसिनल प्लांट्स। कहाँ से भेजे गए, फ्रॉम अमेरिका। कहाँ भेजे गए, यूरोप में। कहाँ भेजे गए, यूरोप में। क्या भेजे गए, उन मेडिसिनल प्लांट्स में एक ड्रग, एक दरख्त की छाल, बार्क, उसका नाम था क्यों ना। क्या थी हमारे पास, क्यों ना जो है वो एक ट्री की बार्क थी। क्या थी, ट्री की। और ये वाली जो बार्क थी ये किस काम आती थी, टू ट्रीट फीवर, टू ट्रीट, नॉट टू ट्रीट मलेरिया। ये किस लिए वो सोचते थे कि ये वाली जो छाल है, बार्क है, ये किसके इलाज के लिए मुफीद है, फीवर, बुखार उतारने के लिए अहम है। और हमें पता है मलेरियल पेशेंट को होता ही क्या था, तो हम उनको जो है उनका बुखार उतारने के लिए क्या दे देते थे, क्यों ना। ठीक है, अब हमारे पास तो उस वक़्त ये आलमी वबा थी, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, बहुत से लोगों को जो है वो मलेरिया होता था। तो फिर अब उन्होंने उन मलेरियल पेशेंट्स का इलाज किस दवा से करना शुरू कर दिया, बार्क ऑफ ट्री, दैट इज़ क्यों ना, दैट इज़ क्यों ना। ठीक है, अच्छा जी,
सोन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ क्यों ना की डिस्कवरी के कुछ अरसे बाद, ज़ाहिर बात है उसकी मांग बढ़ गई ना। हर बंदा कहता था मुझे क्यों ना चाहिए, बुखार उतार रहा है, मलेरिया ना हो जाए कि मर ना जाऊँ, तो उसकी कमी हो गई, किल्लत पड़ गई। तो एज़ अ रिज़ल्ट आपको पता है ना, मार्केट में कोई चीज़ शॉर्ट हो जाए तो वो महंगी हो जाती है, वो चीज़ क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो इसी तरह जब हमारे पास क्यों ना की मांग बढ़ गई, लोगों ने डिमांड ज़्यादा कर दी, तो उन्होंने उसकी कॉस्ट बढ़ा दी। जब महंगी कर दी तो जो ताजिर हजरात थे, जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स कैसे कहते हैं, ताजिर को, जो तिजारत करते हैं, तो जो ताजिर हजरात थे जो अमेरिका से बार्क लाया करते थे, अब उन्होंने सोचा यार ये तो बहुत महंगी हो गई, हमें तो बचत ही बहुत कम होती है, ठीक है, तो क्यों ना, वहाँ पे कम भी हो गई थी ना, क्यों ना बहुत कम रह गई थी, इसलिए उनको मिलती नहीं थी वहाँ से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्यों ना की बजाय एक नया दरख्त ढूंढा जिसका नाम था सिनकोना। उस दरख्त का क्या नाम था, सिनकोना। उस दरख्त का क्या नाम था, सिनकोना। और ये सिनकोना जो है वो बिल्कुल सिमिलर था क्यों ना से, मतलब दोनों की छाल मिलती थी, दोनों का छिलका एक जैसा था, दोनों दरख्तों का छिलका एक जैसा था। तो उन्होंने एज अ डिसऑनेस्टी, बेईमानी के तौर पे वो क्यों ना की बजाय क्या ला के बेचना शुरू कर दी, सिनकोना बेचना शुरू कर दी। लोगों को तो नहीं पता था, क्यों नहीं पता था, धोखा खा जाते थे क्योंकि दोनों आलमोस्ट सिमिलर थी। तो उनको सब्सिट्यूट कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, सब्सिट्यूट का मतलब क्यों ना की जगह क्या ला के देना शुरू कर दी, सिनकोना। अब ताजिर तो अपने नफ़े की खातिर ये कर रहे हैं, ठीक है, बट दैट डिसऑनेस्टी ऑफ द मर्चेंट्स प्रूव वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड। इंसानों को मज़ीद फ़ायदा हो गया उससे, उनकी बेईमानी से इंसानों को, इंसानियत को, मैनकाइंड को क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, ठीक है। पहली दफ़ा हिस्ट्री में सुन रहे थे कि हम ये बेईमानी से फ़ायदा, वरना बेईमानी से नुकसान ही होता है, ठीक है। क्या फ़ायदा हुआ कि जो लोग क्यों ना खाते थे वो देर से ठीक होते थे, और जो सिनकोना खाते थे वो जल्दी ठीक हो जाते थे। जो लोग क्यों ना यूज़ करते थे वो ज़रा देर से ठीक होते थे, लेकिन जो सिनकोना खाते थे वो जल्दी ठीक हो जाते थे। मतलब क्योर रेट ज़्यादा था, इलाज की शरह, मतलब वो मरीज़ का जो है वो सेहतियाब होना, सेहतियाबी की शरह जो है वो क्या थी, ज़्यादा थी। ये बात समझ में आई। अच्छा, फिर बाद में तहकीकात हुई, बाद में रिसर्च हुई, पता चला कि जो क्यों ना है या हमारे पास सिनकोना है, क्यों ना है या सिनकोना है, तो दोनों के अंदर एक ड्रग मॉलिक्यूल ऐसा था जो कॉमन था, दैट वाज क्यूनिन, दैट वाज क्यूनिन, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि 20वीं सदी तक, 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक अभी भी मार्केट में एज सच क्यूनिन नहीं है, लेकिन इसके डेरिवेटिव हैं। 20वीं सदी तक हम मलेरिया का इलाज किससे करते आए हैं, क्यूनिन से। मलेरिया का इलाज किससे करते आए हैं, क्यूनिन से। अभी भी हमारे बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी क्यूनिन के डेरिवेटिव्स ड्रग्स में सेल कर रहे हैं हम, किसके इलाज के लिए, मलेरिया, ठीक है। आजकल ये कोरोना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो टीवी पे ऐड आ रही होती है, या वो बता रहे होते हैं न्यूज़ में कि जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन है या क्लोरोक्वीन है, वो क्वीन है ना, ठीक है, वो क्वीन मलका वाली क्वीन नहीं, ये वो क्वीन वाली, ठीक है। तो वो इसके लिए जो है वो वैल्यूएबल है, इसके लिए कोरोना की भी वबा के लिए, ठीक है, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी उसकी ऑथेंटिक जो है वो रिसर्च नहीं हुई कि प्रॉपर हम कह दें कि नहीं यही इसका इलाज है, अभी ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो विदाउट नोइंग द काज ऑफ मलेरिया, उन्होंने कहा यार मलेरिया की वजह ना ही जानो तो बेहतर है, बस इसका इलाज शुरू करो। इसका इलाज, उनको पता नहीं था कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है, उनको सिर्फ यही था कि यार यहाँ की जो गंदी हवा है वो हवा को गंदा पानी है, हवा को गंदा करता है, तो हवा गंदी जो कोई इनहेल करता है तो उसको क्या हो जाता है, उनकी ये ख्याल था। उन्होंने कभी रिसर्च ही नहीं की मलेरिया के ऊपर, काम ही शुरू नहीं किया, ठीक है। लेकिन उसी दौरान उन्होंने, जब वो ये चेक करना चाह रहे थे कि ये जो स्टेगनेंट वाटर है उसकी वजह से क्या मलेरिया होता है या नहीं, उन्होंने वो गंदा पानी कुछ लोगों को पिलाया भी एज अ वॉलंटियर। वॉलंटियर कहते हैं रज़ाकराना तौर पे। मिसाल के तौर पे मैं कोई दवाई बनाता हूँ और कोई मतलब मरीज़ है, मैं उसको कहता हूँ यार मरीज़ तो तू पहले ही है, मैंने एक दवाई बनाई है, अगर मैं
तुझ पे अप्लाई करूँ तो हो सकता है वो दवाई तेरे लिए वैल्यूएबल हो। वो कहेगा ठीक है भाई, आप अपनी दवाई का तजर्बा मेरे ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो रज़ा कराना तौर पे जो है वो मान जाएगा, तो मैं उसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई करूँगा, नो डाउट कैसे भी इफ़ेक्ट आए। तो उन्होंने कुछ पर्सनस को, कुछ लोगों को जो है एज अ वॉलंटियर लिया, रज़ा कराना तौर पे लिया उन्हें, और उनको जो है वो क्या पिलाया, उन्होंने स्टैगनेंट वाटर पिलाया। क्या पिलाया? उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि बाय द ड्रिंकिंग ऑफ स्टैगनेंट वाटर ऑफ मार्शेज़, जो मार्शेज़ वो जो निचली दलदली इलाकों का पानी है, वो पीने से मलेरिया नहीं होता। ये उनका एक ऑब्ज़र्वेशन हो गया, ये उनका एक ऑब्ज़र्वेशन हो गया। अब हम जाते हैं अगली कहानी की तरफ, असल हम इसके ऑब्ज़र्वेशंस देखते हैं। अब उसके बाद हमारे पास 1878 में हमारे पास एक फ़्रेंच आर्मी फ़िज़िशियन आया। कौन आया? फ्रेंच आर्मी फ़िज़िशियन था। आर्मी फ़िज़िशियन मीन जो आर्मी डॉक्टर हो। तो फ्रांस की आर्मी का एक डॉक्टर था जिसका नाम था लेवरान। क्या नाम था? LAVERN, लेवरान, ठीक है। तो लेवरान था, इसने उस मलेरिया पे रिसर्च करना स्टार्ट की। फिजिशियन था ना, डॉक्टर था, उसने सोचा यार मैं देखूं तो सही ये मलेरिया की वजह क्या है, मलेरिया की वजह क्या है। उसने क्या किया, ही टुक द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। उसने क्या लिया? ब्लड लिया। किसका ब्लड लिया? मलेरियल पेशेंट का। और उस ब्लड को एग्ज़ामिन किया, और उस ब्लड को एग्ज़ामिन किया, देखा, चेक किया, किसके नीचे? अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे उसने उस ब्लड को जो है उसका तज्ज़िया किया, उसका एनालिसिस किया, उसको देखा, ऑब्ज़र्व किया। उसने उसमें छोटे छोटे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स देखे। क्या देखे? टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स देखे, ठीक है। ये बात समझ आई? फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था लेवरान, उसने मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसमें माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जब उसने उसको चेक करना स्टार्ट किया तो उसको उसके ब्लड में छोटे छोटे क्या नज़र आए? टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आए। उसने जब लोगों को बताया तो लोगों ने उसकी बात का यकीन ना किया, लोगों ने उसकी बात का यकीन ना किया। गुजर गया, वो अपनी ज़िंदगी गुजार के चला गया। आफ्टर दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी के 2 साल बाद, 2 years लेटर, कितने साल बाद? 2 years लेटर, 2 साल बाद, एन अदर फिजिशियन, एक और फिजिशियन आया, उसने भी सेम क्रिएचर देखी। क्या देखी? क्रिएचर किसे कहते हैं? मखलूक। उसने भी वही क्या देखे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे। किसके ब्लड में? कितने साल बाद? तकरीबन क्या हो जाएगा? 18 ठीक है, 1880 में। वो कहता है कि आफ्टर दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी के भी मज़ीद 3 साल बाद, इसकी बात पे भी लोगों ने यकीन ना किया। आफ्टर दिस डिस्कवरी 3 years लेटर, कितने साल बाद? 3 साल बाद। कहाँ चली गई कहानी? 3 years लेटर, 3 साल बाद, वही सेम क्रिएचर दोबारा मलेरियल पेशेंट के ब्लड में किसी फिजिशियन ने देखी, ठीक है। तो आफ्टर द सेकेंड डिस्कवरी के 3 years लेटर, 3 साल बाद, द सेम क्रिएचर वाज ऑब्जर्व, बट एट दैट टाइम, अब उस क्रिएचर को नाम दे दिया गया प्लाज्मोडियम। क्या नाम दे दिया गया? वो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे उनको क्या नाम दिया उन्होंने? प्लाज्मोडियम। ये बात समझ में आई? प्लाज्मोडिया कहेंगे तो वो प्लूरल होगा, प्लाज्मोडिया कहेंगे तो प्लूरल, एक से ज़्यादा जानदारों की बात, और अगर एक की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम। ये बात क्लियर हुई? शाबाश। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि स्टैगनेंट वाटर पीने से तो मलेरिया नहीं होता। और हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा? शाबाश। कौन सी दवाई से ठीक हो जाता है? क्यूना या सिनकोना से मलेरिया ठीक हो जाता है। शाबाश। और ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है? शाबाश। जो मलेरियल पेशेंट है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है, एक ये भी ऑब्जर्वेशन हो गया। और ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि मलेरिया जो है वो मार्शी प्लेसेस के लोगों को होता है। मतलब मार्शी प्लेसेस और मलेरिया का ना कोई तो चक्कर है आपस में, ठीक है। तो ये कितने ऑब्जर्वेशन बन गए? 4। वो कहते हैं कि इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, क्योंकि 1883 है ना, तो वो कौन सी सेंचुरी थी? 19th सेंचुरी थी। 1883 की बात की ना हमने, तो ये सेंचुरी 19th सेंचुरी का एंड चल रहा है। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मैनी काजेज़ ऑफ मलेरिया वर ऑब्जर्व, काफ़ी सारे मलेरिया के काजेज़ जो है वो सामने आए। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या बनाए? ऑब्जर्वेशंस बनाए। क्या बनाए?
हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन बनाए? पहला ऑब्जर्वेशन हमने बनाया कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया का और मार्शी प्लेसेस का जो दलदली इलाके हैं उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक तो है। दूसरी बात हमने की क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटिंग मलेरिया, मलेरिया के इलाज के लिए कौन सी ड्रग इफेक्टिव है? क्योंकि क्योना और सिनकोना दोनों में कौन सा केमिकल था? क्विनीन। फिर हमने कहा ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट काज मलेरिया, कि अगर वो मार्शिस का पानी पिए तो उससे मलेरिया। अच्छा, प्लाज्मोडियम इज़ सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, कि जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में क्या देखा गया? प्लाज्मोडियम। अभी हमने ये क्या बनाए हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। बनाएं जी, हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे हम? किस चीज़ को हम कहें कि दिस इज़ द काज ऑफ मलेरिया? शाबाश। हम क्या कहेंगे? हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। क्या हमें 100% श्योर है कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है? नहीं, अभी हमें 100% श्योर, दिस इज़ टेंटेटिव आइडिया, हमारा ख्याल है, हमारा अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जर्वेशन, हमारे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमने एक ऐसी बात बनाई है, ऐसी स्टेटमेंट बनाई है जो इट माइट बी ट्रू, ये ठीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो आगे चल के पता चलेगा ना जब हम इसकी डिडक्शन करके एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। तो हमने कहा कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ये तो हमने बना ली उसकी हाइपोथेसिस। अब हम इसकी डिडक्शन बनाते हैं। वो कहते हैं एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस भी बना सकते हो, लेकिन इस केस में सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस बन रही है, दैट इज़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ, क्योंकि वो मार्शिस का जो स्टैग्नेंट वाटर है दैट इज़ नॉट अ काज ऑफ, क्योंकि वो ड्रिंकिंग पानी पीने से तो मलेरिया हुआ ही नहीं। अच्छा, फिर हमने उसकी बनाई डिडक्शन। क्या बनाई? डिडक्शन में हम कितने कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? 2 वर्ड्स हम यूज़ किया करते हैं। कौन कौन से थे वो? इफ़ देन लॉजिक। इफ़, अब हम यहाँ पे डिडक्शन ये बनाएंगे, इफ़ द प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, इफ़ द प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ, देन कि अगर हमारे पास प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, देन एवरी मलेरियल पेशेंट, हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन हिज और हर ब्लड, तो जो भी मलेरियल पेशेंट होगा उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना ज़रूरी है। देन एवरी मलेरियल पेशेंट हैज़ प्लाज्मोडियम इन हिज ब्लड। ये बात समझ में आई? तो ये हमने क्या बना दी? डिडक्शन बना दी। ठीक है, हमने डिडक्शन में वही 2 वर्ड्स यूज़ किए, इफ़ और देन, कि अगर भाई प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम। तो आइए अगला स्टेप क्या होगा? एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, चेक करेंगे, और हमें पता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम कितने ग्रुप सेलेक्ट करते हैं? 2। एक ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम देते हैं, दूसरे को कंट्रोल ग्रुप। अब हमने तजर्बा करना है। हमने क्या किया? हमने 2 ग्रुप बना लिए, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। हमने 100 पेशेंट्स लिए। 100 क्या लिए? 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए हमने कितने मलेरियल पेशेंट्स लिए? और साथ ही हमने एज अ कंट्रोल ग्रुप 100 क्या लिए? हेल्दी पर्सनस लिए। हेल्दी पर्सन या हेल्दी पीपल हमने क्यों लिए? वजह, क्योंकि हम कंट्रास्ट करना चाह रहे थे ना दोनों ग्रुप्स को। हम ये चेक कर रहे हैं कि हो सकता है भाई जो प्लाज्मोडियम है वो हर बंदे के ब्लड में होता हो, जो 100 ठीक लोग हैं उनमें भी प्लाज्मोडियम हो, तो अगर तो सब में प्लाज्मोडियम हुआ तो क्या फिर हमारी हाइपोथेसिस दुरुस्त है? क्या प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया? नहीं। तो आज वही चीज़ तो हम टेस्ट करने लगे हैं। अगर हम मलेरिया के मरीज़ ही देख लें और हेल्दी लोग ना देखें तो फिर हमारी वो बात ठीक होगी? हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे? नहीं। तो इसलिए हम हमेशा जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कितने ग्रुप्स बनाया करेंगे? एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने क्या लिए और कंट्रोल ग्रुप में हेल्दी पर्सन्स लिए। अब हमने जब चेक किया ये 100 के ब्लड में क्या था? प्लाज्मोडियम मौजूद था। लेकिन हैरानगी वाली बात ये थी कि जो 100 ठीक लोग थे उनमें से भी आउट ऑफ 100 7 जो पीपल थे उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम हमें नज़र आया।
ये बड़ी एक अजीब बात थी। या तो ना होता तो सबके ब्लड में ना होता, सारे ठीक हैं, लेकिन 7 ऐसे मरीज़ सामने आए कि जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। फिर बाद में ये पता चला कि ये जो 7 लोग हैं जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया है, अभी अभी वो प्लाज्मोडियम कुछ देर हुई है इनकी बॉडी में एंटर हुआ है और वो अपनी तादाद बढ़ा रहा है और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो इनको बुखार कर देगा। मतलब ये 7 लोगों को क्या हो जाएगा, अब मलेरिया हो जाएगा। तो उन्हें पता ये चला ये 7 लोग हैं, इनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम भी है, लेकिन अभी तक मलेरिया नहीं हुआ इनको। इनका जो प्लाज्मोडियम है वो अभी अंडे में है, इनक्यूबेटर में है, इनक्यूबेशन पीरियड में है। किस में है? इनक्यूबेशन पीरियड में है। मतलब अभी वो मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई भी ऑर्गेनिज़म, कोई भी जानदार जब हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो वो हमारी बॉडी में जाके पहले अपनी तादाद बढ़ाता है, पहले अपनी। तो इसका मतलब अभी वो प्लाज्मोडियम अपनी क्या बढ़ा रहे हैं। जब तादाद बढ़ जाएगी उनकी, फिर वो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेंगे। फिर वो हमारी बॉडी के ऊपर, जब हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर ही उस बीमारी की अलामात ज़ाहिर होंगी ना। तो हम कहते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड की शॉर्ट क्वेश्चन पे डिफ़ाइन पूछ ली जाती है, व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। ये एक ऐसा पीरियड है, टाइम है, ड्यूरेशन है फ्रॉम, क्या कौन सी ड्यूरेशन है? एंट्री ऑफ पैरासाइट। एंट्री ऑफ पैरासाइट किसे कहते हैं? ऐसा जानदार जो हमारी बॉडी में डिजीज़ काज करे और मतलब ये हमारी बॉडी में रहे, होस्ट हो, हम उसकी बॉडी के होस्ट हो, वो हमारी बॉडी में रहे, फूड भी ले, शेल्टर भी ले, बदले में नुकसान दे, तो वो पैरासाइट है। तो कोई भी पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर हो और कितना टाइम लगे, अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, तो किसी बीमारी की क्या जाहिर हों, अलामात जाहिर हों, तब तक का जो दौरानिया है। मिसाल के तौर पे कोई मलेरिया प्लाज्मोडियम आज एंटर होता है और एक हफ़्ते बाद मुझे जो है वो बुखार होता है, तो 1 हफ़्ते का जो दौरानिया है, 7 डेज़ हैं, वो क्या कहलाएगा? वो इंक्यूबेशन पीरियड है। कि कोई भी जानदार बॉडी में दाखिल हुआ और जब तक उसने बीमारी नहीं फैलाई, उसने अलामात ज़ाहिर नहीं करवाई, तब तक का जो दौरानिया है वो क्या है? उसका इंक्यूबेशन पीरियड। सो जब ये बात सामने आई तो दिस क्लियरली शोज़ दैट रिजल्ट्स वर वेरी ऑथेंटिक। आपके बड़ा हाइपोथेसिस आपकी 100% ठीक हो गई। अब हाइपोथेसिस आपकी नो, आपने ये बात डिक्लेयर कर दी, शोर मचा दिया, क्या कह दिया लोगों को कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। पहला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। हम इस पॉइंट पे पहुंच गए लोगों को बताने के लिए कि कौन है काज ऑफ मलेरिया इज़ प्लाज्मोडियम, कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब अगला क्वेश्चन ये आया कि भाई ये प्लाज्मोडियम आता कहाँ से है हमारी बॉडी में, ये प्लाज्मोडियम आता कहाँ से हमारी बॉडी में, कि कौन सी ऐसी चीज़ है इस कायनात में जो इस प्लाज्मोडियम को ला के हमारी बॉडी में डाल जाती है। अब ये नया प्रॉब्लम था, अब ये नया प्रॉब्लम था। तो इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।